नमस्कार दोस्तों, लकी नर्सिंग एकेडमी में आज आपका फिर से दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 15 लेकर आए हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। इसमें दोस्तों आरआरबी, ईएसआईसी, एम्स, पीजीआईएमएस, बाकी जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम होंगे सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी दोस्तों ये क्लास। तो चलिए बगैर देरी के क्लास नंबर 15 की शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 15 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, The nurse is taking the blood pressure of an obese client. If the blood pressure cuff is too small, the result will be। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओबेज का मतलब होता है एक मोटा भारी भरकम पेशेंट। ओबेज क्लाइंट यानी एक मोटा पेशेंट है जिसका आप बीपी चेक कर रहे हो, और जो बीपी कप है दोस्तों वो छोटा है। जो उसका हाथ है दोस्तों, जिस हिसाब का पेशेंट का, उस हिसाब से बीपी कप छोटा है। तो रिजल्ट पूछ रहा है कि कैसा देखने को मिलेगा। मतलब बीपी नॉर्मल मिलेगा, ये फॉल्स लो रीडिंग यानी झूठी लो रीडिंग मिलेगी, फॉल्स एविलेशन, या झूठी हाई रीडिंग मिलेगी, ये सब नॉर्मल फाइंडिंग या नॉर्मल फाइंडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों मैंने शायद आपको पिछली क्लास में भी बताया था या उससे पिछले में बताया होगा कि दोस्तों जब भी बीपी कप छोटा होता है तो बीपी हमेशा हाई दिखाई देता है। इसका राइट आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी है फॉल्स एलिवेशन, यानी कि बीपी बढ़ा हुआ दिखाई देगा आपको। अगर बीपी कप दोस्तों बड़ा है और हाथ छोटा है, यानी हाथ पतला है पेशेंट का और बीपी कप बड़ा है, यानी कि पूरा बीपी कप लिपट के भी छोटा रह गया, मतलब वो हाथ छोटा रह गया, कप पूरा घूम गया, तो बीपी आपको लो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर बीपी कप छोटा है और हाथ मोटा है तो आपको बीपी बढ़ा हुआ नज़र आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। यहाँ पर एग्जामिनर एक बात पूछ लेता है दोस्तों, कई बार ही पूछी हुई है दोस्तों, आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। बीपी मशीन की डिस्कवरी किसने की थी? हमारे जो ब्लड प्रेशर मशीन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों सैम्यूल सिगफोर्ड कार्ले रिटन वॉन बैच। दोस्तों ध्यान रखना, अपनी नोटबुक खोल के उसमें लिख लेना, सैम्यूल सिगफोर्ड कार्ले रिटन वॉन बैच। बीपी मशीन की डिस्कवरी इन्होंने की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर द CABG सर्जरी विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोवाइड्स द बेस्ट एविडेंस दैट सर्कुलेशन एट द डोनर ग्राफ्ट साइट इज एडुकेट। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि CABG की सर्जरी होने के बाद में कौन सी चीज़ अच्छे से जानकारी देगी जिसने डोनेट किया है उसकी जगह पे साइट एक्यूरेट है, कि मरीज़ के पैरों से निकाली जो CABG की सर्जरी होती है दोस्तों, एक मिनट सुन लो पहले, मरीज़ की पैरों से निकाली या मरीज़ के ब्रेस्ट से निकाली उसकी जानकारी हो कैसे पता चलेगा दोस्तों? CABG का मतलब होता है दोस्तों कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट यानी हमारे जो हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी होती है दोस्तों, कोरोनरी जो आर्टरी होती है दोस्तों, वो क्या करती है? वो दोस्तों सबसे पहले हमारे हार्ट से कौन सी वाल निकलती है? अरोटा। और अरोटा से निकलते ही नीचे वो कोरोनरी आर्टरी में जुड़ती है और वो मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन जब मायोकार्डियल को ब्लड सप्लाई कर रही है दोस्तों वो आर्टरी, और वो ब्लॉकेज हो जाती है, तो वहाँ से मायोकार्डियम को ब्लड नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से मायोकार्डियल के जो टिश्यू है बगैर ऑक्सीजन के वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो पेशेंट को वहाँ पर चेस्ट पेन वगैरह देखने को मिलता है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि जो अरोटा से जोड़कर हमने जो नई कोरोनरी आर्टरी जो बनाई है दोस्तों, जो हमें मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करेगी दोस्तों, वो जो आर्टरी हमने कहाँ से ली दोस्तों? वो चेस्ट या ब्रेस्ट से लेते हैं। वो आर्टरी दोस्तों हमारे शरीर के अंदर एक वेन होती है, उस वेन का नाम है दोस्तों सिफेनस वेन। हमारे ब्रेस्ट में या हमारे लेग में, हमारे पैरों में देखने को मिलती है, यानी कि हमारे शरीर में एक वेन पाई जाती है जिसे हम अरोटा से जोड़कर वापस से मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई दे सकते हैं। उसका नाम है सिफेनस वेन। और इसी को दोस्तों हम बोल सकते हैं
इंटरनल मेम्ब्रेन वेन ये ब्रेस्ट में पाई जाती है। जो सिफेनस वेन है दोस्तों ये आपको पैरों में मिलेगी, और जो इंटरनल मेम्ब्रेन वेन है ये आपको ब्रेस्ट में मिलेगी। और ये दोनों जो वेन है दोस्तों, ये दोस्तों अरोटा से अटैच करके हम अलग से अरोटा से इसको जोड़कर और मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई पहुंचा सकते हैं, यानी कि एक नई कोरोनरी आर्टरी बना सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये एग्जामिनर ने ये पूछा है कि जो वो निकाली है, जैसे कि ब्रेस्ट से निकाल ली या पैरों से निकाल ली, तो दोस्तों वो निकालने के बाद वहाँ पर ब्लड सप्लाई ओके चल रही है नहीं चल रही है, कैसे पता चलेगा? यानी हमने मान के चलो ब्रेस्ट से निकाली है, और ब्रेस्ट से निकालने के बाद अब वहाँ बिल्कुल वो साइट एक्यूरेट है या नहीं है, ये पूछा गया एग्जामिनर ने। यानी कि डोनर ग्राफ्ट साइट इज एडुकेट, यानी डोनर का मतलब कहाँ से ली गई है। जिसने दी है, डोनर वो होता है दोस्तों, देने वाला डोनर होता है। किसने दी है, यानी ब्रेस्ट ने दी है, और ब्रेस्ट की तरफ अगर देखेंगे साइट एक्यूरेट है नहीं है, तो वो होगा दोस्तों द पेशेंट टॉयज आर वार्म एंड नॉन ओडिमेटस, यानी कि दोस्तों वहाँ पर गरम गरम आपको दिखाई देगा, यानी अगर गरम अच्छे से फील हो रहा है तो वो साइट बिल्कुल एक्यूरेट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is recommended along with intravenous administration of quinine sulfate of treatment of malaria? दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि एक मलेरिया का पेशेंट है जिसको आप क्विनिन सल्फेट नाम की ड्रग आईवी दे रहे हो, तो उसके साथ में और क्या दे सकते हैं दोस्तों। यानी कि जो क्विनिन सल्फेट नाम की जो दवाई है दोस्तों, ये मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस है दोस्तों। और अगर हम किसी पेशेंट को आईवी दे रहे हैं तो इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है दोस्तों। ये हमारे शरीर के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है दोस्तों। जो क्विनिन सल्फेट नाम की दवाई है दोस्तों, ये हमारे शरीर के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया अगर ये करवाएगी तो पेशेंट को उसके साथ में हमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ग्लूकोज देना होगा दोस्तों। और ये जो क्विनिन नाम की जो दवाई है दोस्तों, ये सिनकोना प्लांट से ली जाती है दोस्तों। इसके साइड इफ़ेक्ट को हम सिनकोनिजिन नाम देते हैं दोस्तों। इसके साइड इफ़ेक्ट को हम सिनकोनिजिन नाम देते हैं दोस्तों। और ये सिनकोना प्लांट से ली जाती है। कई अगर एग्जामिनर पूछ ले कि क्विनिन जो नाम की दवाई है दोस्तों वो कहाँ से ली जाती है, तो ये होती है दोस्तों सिनकोना प्लांट, यानी एक सिनकोना का पेड़ होता है दोस्तों, पौधा होता है, उससे ये दवाई ली जाती है। और ये हमारे शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया करवाती है, इसलिए इसको ग्लूकोज के साथ देना होता है। यानी अगर उस पेशेंट को हम दे रहे हैं तो मीठा दूध वगैरह हम उसको दे सकते हैं, यानी कि दूध मीठा करके वो पेशेंट को साथ साथ पिला सकते हैं ताकि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पेल्विक रॉकिंग इज एन अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी टू रिलीव विच डिस्कम्फर्ट। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट को कौन सा दर्द हो रहा था जिसे ठीक करेगी पेल्विक रॉकिंग एक्सरसाइज से। यानी कि पेशेंट है जो प्रेग्नेंट है और उसको ऐसा कौन सा दर्द हो रहा था जिसे वो पेल्विक रॉकिंग एक्सरसाइज से उस दर्द को ठीक करेगी दोस्तों। पेल्विक का मतलब तो आप समझते ही होंगे दोस्तों। पेल्विक हमारी हिप बोन जो होती है दोस्तों, उसे हम पेल्विक बोलते हैं। और अगर पेल्विक बोन को हम एक्सरसाइज कराएंगे दोस्तों तो इसमें लेग क्रैम्प भी ठीक नहीं होंगे, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी ठीक नहीं होगी दोस्तों, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी ठीक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बैकेट, यानी हमारी जो बैक का दर्द है, कमर का दर्द है दोस्तों, अगर हम पेल्विक रॉकिंग एक्सरसाइज करेंगे तो वो दर्द हमारा काफ़ी आरामदायक होगा प्रेगनेंसी के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू पोजिशन ए पेशेंट प्रायर टू एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। यानी अगर हम किसी पेशेंट का दोस्तों एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस पेशेंट को हम कौन सी पोजीशन देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये पूरा टाइप नहीं हुआ है, कुछ गलती हुई है दोस्तों। यानी प्रोन नहीं देंगे, लाइंग ऑन बैक नहीं देंगे, सिम्स नहीं देंगे, तो सुपाइन के आगे दोस्तों लिखा जाएगा सुपाइन विद नी फ्लेक्स्ड।
यानी पेशेंट को सीधा लेटाएंगे और उसके पैरों को फोल्ड करके फिर हम पेशेंट को यानी पैरों को मुड़वा देंगे दोस्तों, मोड़ कर पैरों को फिर हम पेशेंट का एब्डोमेन चेक करेंगे दोस्तों। यानी कि दोबारा बताता हूँ मैं, सुपाइन विद नी फ्लेक्स्ड, यानी पैरों पेशेंट को बिल्कुल सीधा लिटा के और पैरों को फ्लेक्स्ड यानी पैरों को मोड़ेंगे और फिर उसके बाद पेशेंट का एब्डोमेन चेक करेंगे। ये कुछ टेक्निकल इशू की वजह से दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, कुछ भी लगा सकते हो, मिसप्रिंट हुआ है। सुपाइन विद नी फ्लेक्स्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सुपाइन विद नी फ्लेक्स्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन विल बी प्रेजेंट इन ए पेशेंट विद क्रोनिक कार्डियक डिजीज। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि क्रोनिक कार्डियक डिजीज वाले पेशेंट में कौन से मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट मिलेंगे दोस्तों आपको। यानी जो क्रोनिक कार्डियक डिजीज का जो पेशेंट है दोस्तों, उसमें कौन से मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट मिलेंगे दिए गए ऑप्शन के अनुसार दोस्तों। दोस्तों क्रोनिक का मतलब होता है दोस्तों काफ़ी पुराना, यानी एक पेशेंट है जो पुरानी कार्डिक डिजीज यानी पुरानी हार्ट की बीमारी लिए हुए घूम रहा है दोस्तों। और अगर यहाँ पर एक्यूट लिखा होता है तो तुरंत की कार्डिक बीमारी होती है दोस्तों। और जब क्रोनिक की बात आती है दोस्तों तो उसमें सिम्टम कुछ अलग ही मिलते हैं आपको दोस्तों। इसमें चेस्ट पेन तो नहीं मिलेगा दोस्तों, बैरियल शेप्ड चेस्ट यानी कि पेशेंट की चेस्ट दोस्तों आगे से उठी हुई होगी और घुमावदार होगी, तो उसको बैरियल बोलते हैं। और बियाव सिंड्रोम सिम्टम तो नहीं मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर मिलेंगे आपको क्लब्ड फिंगर। क्लब्ड फिंगर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपने अजय देवगन की मूवी देखी होगी सिंघम, उसमें देखा होगा आपने अजय देवगन सर कैसे आगे से बिल्कुल हाथ ऐसे पंजा किए हुए हैं और पंजा बिल्कुल पूरी मूवी में बिल्कुल पंजा ही दिखाते रहते हैं वो, तो वो जो आगे से जो वो पंजा दिखाते हैं उंगलियां खुली हुई हैं, क्लब्ड फिंगर यानी कि वो जो उंगलियां जो ऐसे वो हाथ को चौड़ा रखते हैं तो उसको हम क्लब्ड फिंगर बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए पेशेंट रिसीव्ड कोडिन सल्फेट फॉर सीवियर बैक पेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मस्ट बी डन बाय द नर्स। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि यूट्रस के अंदर निडेशन या इम्प्लांटेशन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर गया दोस्तों मैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट है जो कि सीवियर बैक पेन को कम करने के लिए कोडिन नाम की दवाई ले रहा है। यानी कि एक पेशेंट है दोस्तों और वो उसको सीवियर यानी बहुत ज़्यादा कमर में बैक पेन दर्द है कमर की तरफ, और वो दर्द को कम करने के लिए कोडिन सल्फेट नाम की ड्रग ले रहा है दोस्तों। तो इसमें नर्स किसको सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन देगी। यानी कि जब कोडिन नाम की दवाई अगर पेशेंट ले रहा है तो उसका साइड इफ़ेक्ट अगर पेशेंट को होता है तो नर्स किस चीज़ पर होता है दोस्तों, किस चीज़ पर नर्स ज़्यादा फोकस करेगी दोस्तों। निडेशन इसका मतलब होता है दोस्तों एक जो कोडिन होती है दोस्तों कोडिन पेशेंट के अंदर जब जाती है तो कोडिन दोस्तों कोडिन का काम होता है दोस्तों पेशेंट के ब्रेन को बिल्कुल शांत करना, बाउल सिंड्रोम को शांत करना। और ये दोस्तों ओपियोइड ग्रुप की दवाई में इसको देखते हैं हम दोस्तों, कोडिन को हम ओपियोइड ग्रुप की दवाई में देखते हैं। और अगर ये बाउल सिंड्रोम बाउल को शांत करती है दोस्तों, तो जब बाउल शांत होते हैं दोस्तों ये तो पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन करवाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मॉनिटर बाउल एक्टिविटी यानी ये हाइपरटेंशन नहीं करवाती है, मैंने अभी बोला कि ब्रेन को बिल्कुल शांत कराती है तो हाइपरटेंशन तो नहीं कराएगी। फ्लूइड का इम्बैलेंस इसमें कोई महत्व नहीं रखता दोस्तों। पेरीफेरल पल्स यानी पेरीफेरल पल्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये ब्रेन को शांत करेगी दोस्तों, बाउल एक्टिविटी को शांत करेगी दोस्तों, और बाउल एक्टिविटी शांत होगी दोस्तों तो इस पेशेंट में आपको कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये अगर कौन से ग्रुप की दवाई है एग्जामिनर पूछ लेता है तो ग्रुप का नाम है दोस्तों ओपियोइड ग्रुप की ये मेडिसिन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये था दोस्तों वो क्वेश्चन जिसका मैंने अभी जिक्र किया था गलती से। द कॉमन नॉर्मल साइट ऑफ निडेशन इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस इज। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, निडेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में पूछा है कि वो नॉर्मल यूट्रस में कहाँ होते हैं। निडेशन का मतलब होता है दोस्तों, देखो जब भी कोई बेबी है और वो प्रेग्नेंट होती है यानी कि स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर दोस्तों जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट दोस्तों जब वो क्या नाम है यूट्रस के अंदर आते हैं दोस्तों, यूट्रस के अंदर जब वो जाइगोट आता है तो वो आकर दोस्तों यूट्रस के अंदर कहाँ चिपकता है,
यानी कि मैंने क्लास में आपने देखा होगा, या आप दोस्तों जब आपने जीएनएम वगैरह या बीएससी वगैरह की होगी तो उस टाइम पढ़ाया गया होगा आपको कि जो जायगोट वो अंदर से आता है फैलोपियन ट्यूब से दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब से जब अंदर यूट्रस में आकर गिरता है, और जब यूट्रस में आएगा दोस्तों तो वो हमेशा दोस्तों अपर यूट्राइन पोर्शन पर चिपकेगा, तो प्रेगनेंसी आपको नॉर्मल देखने को मिलेगी। अपर यूट्राइन बॉडी के अंदर जब वो चिपकेगा तो वहाँ पर आपको प्रेगनेंसी नॉर्मल देखने को मिलेगी। उसी को हम निडेशन या इम्प्लांटेशन, उस चिपकने को दोस्तों, उस चिपकने को हम निडेशन या इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं दोस्तों। अपर यूट्राइन पोर्शन, राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। ए पर्सन विद नो साइन ऑफ डिजीज बट, सॉरी दोस्तों एक सेकंड दोस्तों, कुछ टेक्निकल एरर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आपके सामने। ए पर्सन विद नो साइन ऑफ डिजीज बट मैनी ट्रांसमिट इट इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा। यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि एक पेशेंट है जिसके अंदर कोई भी साइन और सिम्टम नहीं शो हो रहे हैं किसी भी बीमारी के, और फिर भी वो पेशेंट लग रहा है, वो पेशेंट बता रहा है कि मैं बीमार हूँ दोस्तों। यानी एक पेशेंट है दोस्तों, वो किसी भी तरीके के साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी पेशेंट कह रहा है कि वो पेशेंट बीमार है दोस्तों, और कोई साइन और सिम्टम उस पेशेंट में आपको देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो इस तरीके के पेशेंट को बोलते हैं हम दोस्तों कैरियर पर्सन। और ये पेशेंट बहुत ही डेंजरस होते हैं दोस्तों। मोस्ट कॉमन डेंजरस अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो वो कैरियर पेशेंट होता है दोस्तों। क्योंकि जब किसी भी पेशेंट में आपको साइन एंड सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों, और वो पेशेंट किसी के साथ बैठा है और वो ट्रांसमिट वाली, यानी ऐसी कोई ट्रांसमिट वाली डिजीज़ है उसके अंदर जिसके कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रहा है, तो वो किसी को भी वो दोस्तों वो बीमारी गिफ्ट में दे सकता है दोस्तों। और किसी पेशेंट के अंदर अगर साइन एंड सिम्टम शो होते हैं दोस्तों तो उससे सब बचाव कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन जिसके अंदर साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते उसको हम कैरियर पर्सन बोलते हैं, और वो मोस्ट कॉमन डेंजर्स होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज अक्यूरेंस ओवर वेरी वाइड एरिया में कवर इंटरनेशनल बाउंड्रीज इफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि एक बीमारी है जो कि अचानक से फैल गई है, और बीमारी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि वो इंटरनेशनल लेवल तक जा चुकी है और बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करने लग गई है, तो उसे हम क्या नाम देंगे। दोस्तों आपने पढ़ा होगा 2020 में जब कोरोना आया था, तो उस कोरोना नाम की बीमारी को हमने क्या नाम दिया था। कोरोना का आपने देखा भी होगा दोस्तों, कोरोना इंटरनेशनल लेवल पर फैलने वाली बीमारी थी, और वो दोस्तों उस बीमारी को हमने नाम दिया था पेंडेमिक। यानी जो इंटरनेशनल लेवल पर हर जगह फैलती है उसे हम पेंडेमिक नाम देते हैं। और यहाँ पर एग्जामिनर पूछ ले कि कोरोना वायरस कैसी बीमारी था दोस्तों, तो किस तरीके का था दोस्तों, तो कोरोना भी सडन आउटब्रेक हुआ था दोस्तों, कि अचानक से फैला था दोस्तों, और पूरे इंटरनेशनल यानी पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था, जिसे हमने नाम दिया था पेंडेमिक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी क्लास नंबर आपके सामने 15। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 16 लेकर आएंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी दोस्तों। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ताकि सबको क्लास अच्छे से मिले, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।